हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यह अध्याय 34 है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, याद रखिएगा। भारतीय समाज जो है किस प्रकार का समाज है? पितृसत्तात्मक। और महिलाओं की स्थिति पुरुषों के तुलना में दयनीय रही है। प्रारंभ से ही महिलाएं उपेक्षित रही हैं, इन्हें बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है। लेकिन संविधान में महिलाओं के उत्थान और संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में अनेक अनुच्छेदों के अंतर्गत महिलाओं के विकास से संबंधित प्रावधान जो है किए गए हैं, जो इस प्रकार है। ये जो प्रावधान है इनके संदर्भ में याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 जो है, इसके अनुसार अगर बात करें तो सभी भारतीय नागरिकों को राज्य के द्वारा समान सुरक्षा देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार अगर बात करें तो नागरिकों में जाति, धर्म, लिंग और मूल के आधार पर विभेद नहीं करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के अनुसार अगर बात करें तो लिंग के आधार पर राज्य के किसी संगठन में कार्यरत कर्मियों में विभेद नहीं करने का ये जो है प्रावधान करता है, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार अगर बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया है कि महिलाओं के लिए राज्य किसी प्रकार का विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 39(e) के अनुसार अगर बात करें तो राज्य अपने सभी कर्मियों मतलब पुरुष और महिला, इन दोनों के लिए स्वास्थ्य के रक्षा के लिए प्रावधान करेगा और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेगा कि आर्थिक कारणों से महिलाओं का किसी भी प्रकार का जो है शोषण न हो। अनुच्छेद 51(a)(e) के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे ऐसे किसी भी परंपरा का अनुपालन नहीं करेंगे जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान, विकास और सहयोग के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। यह एक सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा। महिला आयोग की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष के लिए जो योग्यता है इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, अध्यक्ष महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति ही अध्यक्ष होगा, ठीक है। और 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों की जो योग्यता है, जैसे ये 5 सदस्य विधि, प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, प्रशासन में अनुभव रखने वाले और महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्था आदि से संबंध होने चाहिए। तो इसमें जो 5 सदस्य हैं, ये 5 सदस्य विधि, प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखने वाले और महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्था आदि से संबंध होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद एक सदस्य अनुसूचित जाति से और दूसरा अनुसूचित जनजाति का भी होना चाहिए। तो ये योग्यता है, याद रखिएगा। और एक सदस्य सचिव होंगे। इनकी जो योग्यता है, इनके बारे में जो आपको याद रखना है वो ये है कि प्रबंधन, सामाजिक आंदोलन अथवा संस्थापक संरचना के क्षेत्र में विशेषज्ञ कोई व्यक्ति, ठीक है। और संघ सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी जिसे कार्य का पर्याप्त अनुभव हो, वही सदस्य सचिव के रूप में इस मतलब आयोग में शामिल होगा। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की जो संरचना है देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 इयर्स का होता है, परंतु वे अपना जो पद है वो किसी भी समय केंद्र सरकार को त्याग पत्र देकर, केंद्र सरकार को याद रखिएगा, केंद्र सरकार को त्याग पत्र देके पद मुक्त हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में इनके कार्यकाल से पूर्व भी इन्हें हटा सकती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो पॉक्सो ई बॉक्स क्या है? पॉक्सो ई बॉक्स, देखिए, पॉक्सो ई बॉक्स जो है केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने 26 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में बच्चों के एवं अपराधों से सुरक्षा के लिए पॉक्सो ई बॉक्स का प्रारंभ किया। पॉक्सो ई बॉक्स एक ऐसा मंच है जहां यौन शोषण से पीड़ित कोई भी बच्चा अपनी शिकायत ऑनलाइन जो है दर्ज करा सकता है, ठीक है। यह है पॉक्सो मतलब कि ई बॉक्स।
इसके बाद आयोग के अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो अनुशंसाएं हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ये पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर चयन के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन के मुख्य बिंदु जो है वो आप देख सकते हैं। पहला जो बिंदु है, अध्यक्ष पद को गैर राजनीतिक बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करे। आयोग को सिविल कोर्ट के समान शक्ति मिले। आयोग को यह शक्ति दी जाए कि वह आरोपी को आयोग के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दे सके और यदि आरोपी उपस्थित नहीं होता है तो उस पर जो है 5,000 का जुर्माना हो। आयोग के पास जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है जिसे आरोपी पेश होने से बचते हैं। देखिए, उपयुक्त संशोधन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए चयन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा जो है उसे नियुक्त किया जाता है। आयोग के जो कार्य हैं देख लेते हैं क्या क्या कार्य है। देखिए, आयोग के जो फंक्शन है, संविधान और कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जांच और परीक्षण करना। इस संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक या अन्य अनुकूल समय पर प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट भेजना। महिलाओं से संबंधित वर्तमान उपबंध एवं कानूनों की समीक्षा करना तथा संशोधनों का सुझाव देना। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी समस्याओं की जांच करना और इस मामले में सक्षम अधिकारी को सुझाव देना। महिला आयोग के अंतर्गत विभिन्न प्रकोष्ठ, महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुनने के लिए अनेक प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। आयोग इन्हीं के माध्यम से सक्रिय रहता है और अपनी भूमिका का ये निर्वहन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, महिला आयोग के जो सेल हैं, जो प्रकोष्ठ हैं, पहला है नीति निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ, दूसरा मनोवैज्ञानिक या अभिरक्षा गृह सुधार प्रकोष्ठ, स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ, महिला कल्याण प्रकोष्ठ, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, उत्तर भारत प्रकोष्ठ, अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ और शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ। विधि प्रकोष्ठ क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह शाखा महिलाओं को वैधानिक सहायता प्रदान करती है। जो विधि प्रकोष्ठ है यह महिलाओं को वैधानिक सहायता जो है प्रदान करती है और दंड के संबंध में परामर्श देती है। आयोग के द्वारा वर्तमान विधियों की इस संबंध में समीक्षा की जाती है और वे महिलाओं की विरोधी तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान में रखा जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए नए प्रकार के विधि निर्माण का परामर्श भी दिया जाता है। महिला आयोग के सुझाव पर ही भारत में घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005 का निर्माण किया गया। इसके बाद आयोग के द्वारा न्यायालय में अगर बात करें तो आयोग के द्वारा न्यायालय में भी महिलाओं के विषयों में सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद जनसंपर्क एवं मीडिया प्रबंधन प्रकोष्ठ, इसके बारे में देख लेते हैं। यह प्रकोष्ठ जो है महिला आयोग के द्वारा महिलाओं से संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है और इस प्रकोष्ठ के अंतर्गत महिलाओं के बीच लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की जो है सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। यह प्रकोष्ठ महिला कल्याण के लिए नीतियों को लागू करवाने के संदर्भ में सुझाव देने का कार्य करती है। संसद के द्वारा पारित महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित विधियों को जो है बेहतर रूप से क्रियान्वित करने में सहयोग करती है। महिला कल्याण के लिए अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति अनुसूचित आयोग तथा महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की भूमिकाएं परस्पर जो है पूरक है। इसके बाद उत्तर भारत प्रकोष्ठ क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। आयोग ने संपूर्ण देश में अगर बात करें तो आयोग ने संपूर्ण देश में उत्तर भारतीय राज्यों के महिलाओं को होने वाली समस्याओं के निदान के लिए उत्तर भारत प्रकोष्ठ की स्थापना की है। यह उत्तर भारत के राज्यों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में कार्य करता है। यह उत्तर भारत के महिलाओं से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करता है। यह शोध अध्ययनों, सेमिनारों, कानूनों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम जो है आयोजित करता है। इसके बाद अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ 2008 से देखिए अगर बात करें तो जो अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ है 2008 से राष्ट्रीय महिला आयोग को अनिवासी भारतीयों के साथ
विवाह संबंधी विवादों के संबंध में समुद्र पारीय भारतीयों के साथ नोडल एजेंसी जो है बना दिया गया है। एनआरआई प्रकोष्ठ इन्हीं विषयों से संबंधित विवादों पर जो है कार्य करता है। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ, इसके बारे में देख लेते हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़न और उनको अकेला छोड़ देना, बलात्कार, उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज न करना, अमानवीय व्यवहार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मामलों की शिकायत जो है आयोग में की जा सकती है। महिलाओं के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों को शिकायत प्रकोष्ठ के द्वारा सुना जाता है। महिला आयोग की परामर्शकारी भूमिका, महिला आयोग की जो परामर्शकारी भूमिका है इसके बारे में अगर बात करें तो वैधानिक भूमिका के अंतर्गत महिला आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्यों पर बल दिया जाता है। महिला से संबंधित किसी विधि में संशोधन का सुझाव देना, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दहेज निवारण अधिनियम 1961 में संशोधन की मांग, नए विधेयकों को प्रस्तावित करना, जैसे वर्ष 2005 में महिला आयोग के प्रस्ताव पर घरेलू हिंसा निवारक विधेयक पारित किया गया। महिला आयोग के द्वारा पीड़ित महिलाओं को न्यायपालिका के मामलों में भी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह आयोग सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। यह महिलाओं से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र व राज्यों के विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन रिपोर्ट मांग सकता है तथा किसी भी व्यक्ति को या अधिकारी को समन भी जारी कर सकता है। आयोग को शक्तिशाली बनाने के जो सुझाव हैं इसके बारे में देख लेते हैं। आयोग ने अनुशंसा की है कि महिला आयोग के अध्यक्ष को संघ सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। आयोग के द्वारा अपने सदस्यों की नियुक्ति स्वयं करनी चाहिए। आयोग को संघ सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अपना अलग बजट दिया जाना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाएं, इसके बारे में देख लेते हैं। संकट में फंसे बच्चों के मदद के लिए 1098 नंबर को जो है आप याद रखिएगा, 1098 को डायल करके आप जो है 24 घंटों की निःशुल्क मतलब कि जो मदद के लिए जो मतलब कि नंबर है वह है 1098। इस नंबर को 24 घंटों की निःशुल्क फोन सेवा जो है उपलब्ध कराई गई है। इस नंबर को एक्टिव रखा गया है 24 घंटों के लिए, मतलब आप 24 घंटे 7x24 आवर्स जो है आप इस पर जो है कॉल करके सहायता ले सकते हैं। तो ये संकट में फंसे बच्चों के मदद के लिए ये चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाएं हैं 10, ठीक है, 98 याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो सीमाएं हैं, महिला आयोग की भूमिका केवल सलाहकारी प्रकृति की है और इसीलिए इनके अनुशंसाएं संघ और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। आयोग के द्वारा अपने सदस्यों का चयन जो है चूज करने का जो है स्वयं मतलब कि कह सकते हैं स्वयं ये लोग चयन नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनकी नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा की जाती है। तो महिला आयोग की भूमिका केवल सलाहकारी प्रकृति की है और इसकी अनुशंसाएं संघ और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। आयोग के द्वारा अपने सदस्यों का चयन का जो अधिकार है स्वयं मतलब ये चयन नहीं कर सकते हैं, चूज नहीं कर सकते हैं सदस्यों को, बल्कि इनकी नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा की जाती है। और भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सदस्यों का भी राजनीतिक तौर पर विभाजन जो है पाया जाता है। आयोग की अधिकारिता जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है। आयोग को संपूर्ण वित्तीय सहायता संघ सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, इसीलिए वित्तीय रूप में भी आयोग सरकार पर निर्भर होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं इनको याद रखिएगा, कार्यकाल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे पहले जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन रही है और वर्तमान में कौन है और कौन कौन है इनका नाम याद रखिएगा। तो 3 टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं। और पहला वर्तमान और कौन कौन। तो जयंती पटनायक, इनका कार्यकाल है 1992 से 1995 तक। इसके बाद वी मोहिनी गिरी, इसके बाद विभा पारसारथी, इसके बाद चौथा महिला आयोग के जो अध्यक्ष थी पूर्णिमा आडवाणी, इसके बाद गिरिजा व्यास 2 बार रही याद रखिएगा, ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम और रेखा शर्मा। ये 7/8/2018 से वर्तमान तक है। इसके बाद प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2017, ये क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2017 राष्ट्रपति के द्वारा 27 मार्च 2017 को प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान की गई। मातृत्व जो अवकाश है
याद रखिएगा, मातृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिए गए हैं। ठीक है, और प्रथम 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह और 2 से अधिक के स्थिति में 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्राप्त होगा। बच्चे गोद लेने वाले महिलाओं को जो है 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान होगा, याद रखिएगा। तो 26 सप्ताह 2 बच्चों तक, 2 से अधिक बच्चों के मतलब 2 से अधिक जिन महिलाओं के बच्चे हैं उनको जो मतलब तीसरे बच्चों के लिए जो अवकाश चाहिए वो मात्र मतलब कि 26 की जगह पर 12 सप्ताह का अवकाश प्राप्त होगा, और जो महिलाएं मतलब कि गोद लेंगी बच्चों को, उनको भी 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा। और 50 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशु गृह की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है, जहां मतलब कि मां बच्चे के पास मतलब कि कार्य समय के दौरान अगर बात करें तो अपने बच्चे के पास 4 बार जा सकती हैं, 4 बार जाने की अनुमति होगी। और इस अधिनियम के प्रावधान सरकारी व संगठित निजी क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। इसके बाद लक्ष्य कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लक्ष्य कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया। लक्ष्य कार्यक्रम का जो उद्देश्य है इसको याद रखिएगा। लक्ष्य कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है प्रसूति गृह एवं प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में गर्भवती महिला की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना, साथ ही 18 माह के भीतर ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे तेजी से कार्यान्वित करना है। इस कार्यक्रम से प्रसूति गृह, प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष और प्रसूति संबंधी गहन देखभाल इकाइयों और उच्च निर्भरता इकाइयों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सुधार होगा। सी बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सी बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली, देखिए 2017 को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2017 को सरकारी और निजी संगठनों में कार्यरत महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए सी बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली को जो है नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। यह प्रणाली कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का प्रभावी जो है कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई है। इसके बाद महिला बायोटेक इंक्यूबेटर, ये क्या है? महिला बायोटेक इंक्यूबेटर 16 अक्टूबर 2017 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा चेन्नई में आयोजित IISF 2017 के दौरान, याद रखिए IISF 2017 के दौरान स्वर्ण जयंती महिला बायोटेक पार्क में महिला बायोटेक इंक्यूबेटर का जो है उद्घाटन किया गया। बायोटेक पार्क केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। राज्य सरकार के सहयोग से बायोटेक पार्क में स्टार्टअप इंडिया तथा मेक इन इंडिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके बाद महिला प्रौद्योगिकी पार्क क्या है? महिला प्रौद्योगिकी पार्क, देखिए वारांगल में सरकारी एजेंसियों की सहायता से ASR इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा स्थापित अपनी प्रकार का जो है पहला महिला प्रौद्योगिकी पार्क ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में एक बहुत बड़ा जो है पहल है, एक बहुत बड़ा या बहुत अच्छा कदम है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए महिला प्रौद्योगिकी पार्क का उद्देश्य जो है इस क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के संपूर्ण और एकीकृत विकास के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करना है। राष्ट्रीय महिला नीति 2016, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय महिला नीति 2016, इसमें क्या क्या प्रावधान है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 17 मई 2016 को टिप्पणियों और परामर्श के लिए राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का प्रारूप यानी ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। इस राष्ट्रीय महिला नीति का जो उद्देश्य है, इस नीति का जो उद्देश्य है ऐसे अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएं सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों संदर्भों में अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकें। समग्र विकास प्रक्रियाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा क्रियाकलापों में महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करना। महिलाओं के उचित, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक महिलाओं या लड़कियों की पहुंच में वृद्धि करना एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक जो है प्रोत्साहन देना। निर्णयन एवं प्रशासनिक संस्थाओं सहित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी।
नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों, संस्थाओं और सामुदायिक सहभागिता के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना। इसके बाद एक बार में जो 3 तलाक जो है इसको असंवैधानिक करार दिया गया। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम समाज में प्रचलित एक बार में 3 तलाक, ठीक है, एक बार में 3 तलाक देने की जो प्रथा है इसको समाप्त करते हुए मतलब कि 2017 को जो है अपने ऐतिहासिक निर्णय में 3 तलाक प्रथा को असंवैधानिक, गैर कानूनी और अमान्य करार दिया गया। संविधान पीठ ने कहा, क्या कहा, तो 3 तलाक को लेकर संविधान पीठ ने कहा कि 3 तलाक, जिसे तलाक ए बिदत कहते हैं, यह प्रथा कुरान के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को समानता के अधिकार वाले अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय के अनुसार 3 तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद करने की प्रथा मनमानी है और इसे संविधान का उल्लंघन होता है, या इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, देखिए, सुरक्षित गर्भावस्था एवं सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृत्व एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए इस अभियान की शुरुआत 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की गई। इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि, यानी गर्भावस्था के 4 महीनों के बाद के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व जो अभियान का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित कराना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित कराना। प्रमुख तथ्य क्या है, तो देखिए, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और इस अभियान से उच्च जोखिम वाले गर्भधारण का पता लगाकर उसकी रोकथाम करने में सहायता मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना क्या है। देखिए, महिलाओं से जुड़े जितने भी योजनाएं हैं, मिशन है, ये सभी यहाँ पे मतलब कि इकट्ठे हैं। इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एसे राइटिंग से लेकर क्वेश्चन राइटिंग तक, या जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसमें भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है भारत में गर्भवती स्त्रियों एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने और उन्हें पर्याप्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से इस अवस्था में उनकी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2017 से देश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कार्यान्वित करने की घोषणा की गई और इस तिथि से यह योजना प्रभावी हो भी गई। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित ये योजना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इस योजना के जो लाभ हैं, किसके, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो लाभ है, इस लाभ को ध्यान में रखिएगा। इससे क्या क्या लाभ होगा, तो महिलाओं को उनके प्रथम बच्चे के जन्म पर उनकी मजदूरी नुकसान के एवज में उन्हें नगद सहायता प्रदान करना, जिससे वो प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात आराम कर सके। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो है नगद प्रोत्साहन देकर उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, यह है योजना के लाभ। इसके बाद स्त्री स्वाभिमान पहल क्या है, ये जो स्त्री स्वाभिमान पहल है इसको ध्यान में रखिएगा। 2018 को 27 जनवरी 2018 को दिल्ली के श्री कोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित समान सेवा केंद्र महिला याद रखें महिला विलेज, अगर बात करें विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर कार्यक्रम में स्त्री स्वाभिमान पहल का उद्घाटन किया गया। स्त्री स्वाभिमान पहल का उद्देश्य है किशोरियों और महिलाओं को समान सेवा केंद्रों के सहयोग से किफायती स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध कराना। कार्यक्रम का उद्देश्य है विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं और किशोरियों की पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच जो है सुनिश्चित कराना। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के द्वारा सूक्ष्म सैनिटरी नैपकिन विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की जा रही है और इनको क्षेत्रीय स्तर पर सूक्ष्म इकाइयों के द्वारा बनाया जाएगा। इन सूक्ष्म इकाइयों का संचालन महिला उद्यमियों के द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक सूक्ष्म इकाई से 8 से 10 महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नीति आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहां पे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होते हैं, करंट अफेयर होता है, जो फैक्ट होते हैं, शेयर किए जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और अभी तक अगर आपने पीडीएफ नहीं लिया है तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।